जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इंडियन पॉलिटिक्स फिर से गरमाया हुआ है। इस बार रीजन जो है वो डीएम के पार्टी के चीफ के बेटे उदयनिधि स्टालिन जी के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स हैं। रिसेंटली सैटरडे के दिन एक सभा हुई थी जिसमें उन्होंने चंद कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए हुए थे सनातन धर्म पर। अब बीजेपी पूरी तरीके से इंडिया ब्लॉक को टारगेट कर रहा है क्योंकि डीएम के जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट्स या फिर सपोर्टर्स हैं इस इंडिया ऑपोजिशन कोएलिशन का, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एनडीए के खिलाफ बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड और डीएम के पार्टी जो कि प्री इंडिपेंडेंस एरा से हमें देखने को मिल रहा है उसके ओरिजिन के बारे में, किस तरीके से वहां पर आइडियोलॉजीज का एवोल्यूशन हुआ, कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि डीएम के लीडर और तमिलनाडु यूथ वेलफेयर मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन जी, जो कि करंट मुख्यमंत्री स्टालिन जी के बेटे हैं, उन्होंने सनातन धर्म को एंटी सोशल जस्टिस एक रिलीजन कहा हुआ है और कहा कि उसे पूरी तरीके से हमें एराडिकेट करना है। अब देखिए, एक बात बता दूं, ये स्टेटमेंट कुछ नया नहीं है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, क्योंकि ज्यादातर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जो है वो रैशनैलिटी के बेसिस पर ही चलती है। रिलीजन वगैरह यहाँ पर बहुत ही कम हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है, क्योंकि इसका ओरिजिन ही ज्यादातर जो था वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जस्टिस पार्टी जैसे इंपॉर्टेंट से बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है। मैं आपको उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि डीएम के पार्टी जो है करंटली इंडिया कोएलिशन का एक मेंबर है, जो कि एनडीए के खिलाफ एक ऑपोजिशन का एक पूरी तरीके से एक कोएलिशन जो कि बनाया जा चुका हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट बीजेपी यहाँ पर टारगेट कर रही है कि इंडिया कोएलिशन जो है वो एंटी हिंदू कोएलिशन है और पूरी तरीके से हिंदू धर्म को ये कंप्लीट एराडिकेट करने के लिए ही ये ऑपोजिशन का कोएलिशन जो है बनाया गया, यानी कि ये प्राइमरी एजेंडा इससे रिलेटेड है। तो ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड हुआ। आइए थोड़ा बहुत हम डीएम के पार्टी के ओरिजिन के बारे में देखते हैं। द्रविड़ा मुन्नेत्रा कड़काम जो है वो तमिलनाडु का करंटली रूलिंग पार्टी है और उसके रूट्स जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी, लगभग मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 1925 सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो कि ईवी रामास्वामी नायकर या फिर जिन्हें पेरियार भी कहा जाता था, उनसे जुड़े हुए हैं। तो पेरियार जी जो थे वो एक एंटी कास्ट लीडर थे, एंटी रिलीजन लीडर थे और ज्यादातर उन्होंने तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में एक रैशनलिस्ट की तरह अपना छवि जो दी हुई है सोशल इविल्स के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई की हुई थी। तो पेरियार जी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को एस्टैब्लिश किया हुआ था 1925 में और बहुत ही ब्रॉडर सा एक आउटलुक उनका था और मेजर इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को एडवोकेट किया, जैसे कि कास्ट हो या फिर जेंडर की इक्वालिटी वगैरह हो गई, और हिंदी के डोमिनेंस के खिलाफ, ब्राह्मण्स के डोमिनेंस के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई हुई थी और एक तमिल नेशन के कल्चरल यूनिक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को पुश करने की भी उन्होंने कोशिश यहाँ पर की हुई थी। और 1938 में जस्टिस पार्टी हमें देखने को मिलती है। हिस्ट्री के कई सारे लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी किया हुआ था। तो ये भी एक एंटी ब्राह्मण ही आप कह सकते हैं पार्टी तमिलनाडु में ज्यादातर। सो जस्टिस पार्टी के खुद एक मेंबर भी थे परियार जी, जो 1938 में स्टैब्लिश की गई थी। तो 1938 जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को जो है वो कंबाइन किया जा चुका हुआ था और 1944 में एक नए आउटफिट को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसे डीके का नाम दिया गया, यानी कि द्रविड़ कड़काम से दिया गया नाम। अब ये तो था प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में पूरी तरीके से डीके जो था वो एंटी ब्राह्मण, एंटी कांग्रेस और एंटी आर्यन भी था, यानी कि नॉर्थ इंडियन डोमिनेंस के खिलाफ भी उन्होंने मूवमेंट्स यहाँ पर चालू किए हुए थे और एक इंडिपेंडेंट द्रविड़ा नेशन का डिमांड भी यहाँ पर किया हुआ था। लेकिन थोड़ा बहुत पॉपुलर सपोर्ट इस आइडियोलॉजी को नहीं मिला। देखिए, एंटी ब्राह्मण, एंटी कांग्रेस और एंटी आर्यन तक तो ठीक था, लेकिन एक नए कंट्री की बात जब यहाँ पर की गई तो सही तरीके से उन्हें वहां पर पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाया, वो सपोर्ट यहाँ पर ग्रैब नहीं कर सके। अब इंडिपेंडेंस के बाद पूरी तरीके से कंट्री का इंटीग्रेशन वगैरह हो गया और आहिस्ता से अब जो कि ब्रिटिश भी यहाँ पर नहीं रहे, तो इंडिपेंडेंस के बाद जैसा ही इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ तो पेरियार जी ने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो उन्हीं के वन ऑफ द क्लोज एसोसिएट सीएन अन्नादुराई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से 1949 में वो उनसे टूट गए और दूर हो गए। अन्नादुराई चाहते थे कि इलेक्शन में जाकर हमें लड़ना चाहिए, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से अन्नादुराई ने क्या किया, उन्होंने डीके से हटकर डीएमके, द्रविड़ा मुन्नेत्रा कड़काम जो पार्टी है, इलेक्टोरल प्रोसेस में उन्होंने उसे एस्टैब्लिश करवाया हुआ था और पॉलिटिक्स उन्होंने यहाँ से स्टार्ट की हुई थी, तमिल पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं। तो उन्होंने अपने इस पॉलिटिकल पार्टी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह बनाने की कोशिश की जहां पर वो सोशल डेमोक्रेसी की बात करते थे और तमिल कल्चरल नेशनलिज्म को पुश करने की कोशिश करते थे। जैसा ही उनकी डेथ हुई अन्नादुराई जी की 1969 में, तो उनकी डेथ के बाद करुणानिधि जी ने कंट्रोल लिया हुआ था डीएम के पार्टी का। 1972 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था।
बहुत ही जबरदस्त से एक्टर और बहुत ही जाने माने तमिलनाडु के एक्टर उस वक्त थे एमजीआर रामचंद्रन जी। सो एमजीआर और करुणानिधि क्लोज फ्रेंड्स भी हुआ करते थे। 1972 में इन दोनों का अगेन स्प्लिट होता है और एमजीआर जो है वो करुणानिधि की डीएमके पार्टी को छोड़ वो खुद की अपनी एआईएडीएमके ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़काम पार्टी जो वो एस्टैब्लिश करते हैं। रिसेंटली जयललिता जी का जो डेथ हुआ वो भी दरअसल एआईएडीएमके पार्टी से ही वो बिलोंग करती थी। तो उन्होंने अपने फैंस के बेसिस पर फैंस ऑर्गेनाइजेशन के बेडरॉक पर ही उन्होंने अपनी पार्टी एस्टैब्लिश की हुई थी। 1977 में वो पावर में आए और टिल डेथ वही पावर में थे। 1987 तक भी वही पावर में थे। थोड़ा बहुत उन्होंने इस डीएमके या फिर ये जो तमिल नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने डाइल्यूशन लाया हुआ था और एंटी ब्राह्मण का जो एजेंडा था वो थोड़ा बहुत जो बहुत ही कोर था डीके पार्टी के लिए उसे थोड़ा बहुत कम किया हुआ था और अपने मेन आइडियोलॉजी में उन्होंने वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर लाने की कोशिश की हुई थी। अब देखिए, अब बात वहाँ के करुणानिधि जी के बाद उनके बेटे स्टालिन और अभी स्टालिन जी के बाद उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन है और सिमिलरली वहाँ पर एआईएडीएमके में अभी करंटली कोई भी खास लीडर नहीं है। पन्नीर सेल्वम वगैरह जी जो है वो अभी घूम रहे हैं। जयललिता वॉज लास्ट पावरफुल लीडर देर। अब हम खासकर डीके और डीएम के पार्टी के आइडियोलॉजिकल अप्रोचेस को, खासकर जो अप्रोच वो रिलीजन को लेकर रखते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेन बेडरॉक जो पेरियार जी थे वो तो पूरी तरीके से एंटी ब्राह्मण थे, एंटी सोशल, एंटी कास्ट थे और 1969 में उन्होंने खुद को डिस्क्राइब किया और कहा कि मेरी जिंदगी का मिशन जो है वो ह्यूमन सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। मैं किसी भी कंट्री के बारे में केयर नहीं करता, किसी भी भगवान, रिलीजन, लैंग्वेज या स्टेट के बारे में मैं केयर नहीं करता। अगर कोई एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है तो वो बस ग्रोथ है ह्यूमन सोसाइटी का और ह्यूमन सोसाइटी का वेलफेयर ही है। और वो हमेशा से रिलीजन को एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल पावर की तरह देखते थे। वो हमेशा से कहते थे कि गॉड को फूल नहीं बनाया हुआ, यानी कि भगवान की अगर तुम बात कर रहे हो यानी कि तुम फूल ही हो। पूरी तरीके से अथेइस्ट या फिर नास्तिक एक अप्रोच हम यहाँ पर कर सकते हैं। और रिलीजन को लोग जो सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एलाइटिस्ट ग्रुप हमेशा से डोमिनेंस में बरकरार रहे और इक्वालिटी नाम की चीज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। कास्ट सिस्टम हमें देखने को यहाँ पर मिलता है और वुमेन का भी कॉन्सेप्ट, जो वुमेन को जिस तरीके से पोजीशन दिया जाता है रिलीजन में, उसके भी खिलाफ पेरियार जी थे। उन्हें भी इक्वली यहाँ पर हमें ट्रीट करना पड़ेगा। सो कई सारे ऐसे उनके अप्रीहेंशन थे। तो पूरी तरीके से एक एंटी ब्राह्मणिकल रिलीजन ही आप कह सकते हैं। बाद में उनके सक्सेसर आइडियोलॉजिकल सीएन अन्नादुरई थोड़ा बहुत मॉडरेट स्टैंड उन्होंने लिया हुआ था रिलीजन में। उन्होंने ये कहा कि मैं ना ही गणेश के आइडल को तोड़ूंगा और ना ही मैं नारियल को भी तोड़ूंगा, यानी कि अगेन वही एथेइस्ट आइडियोलॉजी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलीजन को रिस्पेक्ट की यहाँ पर बात की गई है। उनके सक्सेसर हम देख सकते हैं एम करुणानिधि जी। इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सट्रीम स्टांस ही लिया हुआ था। पूरी तरीके से वो अथेइस्ट ही थे और क्रिटिकली उन्होंने ब्राह्मण्स और रिलीजन को क्रिटिसाइज किया हुआ था। जो कि खुद एक पोएट और स्क्रिप्ट राइटर थे, तो लोगों को अपनी नेटिव लैंग्वेज की मदद से भी वो बात करते थे और वहाँ पर भी उन्होंने जागरूक करने की कोशिश की हुई थी। यानी कि डीएमके में अगेन हमें पेरियार की एक छवि देखने को मिलती है। और बाद उनके अब स्टालिन जी के बाद, स्टालिन जी भी थोड़ा बहुत मॉडरेट ही हमें स्टैंस देखने को मिलता है, लेकिन अब उदयनिधि स्टालिन ने जो रिसेंटली सैटरडे के दिन पॉइंट्स किए हुए थे वो लिटरली पेरियार जी के ही थे। उन्होंने उस डीएम के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने की कोशिश की और कहा कि सनातन धर्म ने औरतों के लिए किया क्या है। जब किसी औरत के पति का देहांत हो जाता है तो हमने उसे आग में धकेला हुआ था, यानी कि सनातन धर्म ने उसे आग में धकेला हुआ था। ओपन रेफरेंस वो सती प्रथा को यहाँ पर कर रहे थे। तो ऐसे अगेन थोड़ा बहुत एक्सट्रीमिस्ट थॉट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगेन पेरियार की छवि को यहाँ पर हमें डीएमके के अगेन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है। अब सवाल यही है कि इंडिया अपोजिशन का कोएलिशन जो है वो कितना सक्सेसफुल सर्वाइव होगा, क्योंकि अब तक भी इंपॉर्टेंट जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया के कोएलिशन में जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर इतना पावरफुल हमें क्रिटिसिज्म देखने को नहीं मिला इस स्टांस को लेकर या फिर इस कंट्रोवर्सी को लेकर। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior attendance code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।